इन लास्ट लेक्चर में हमने रिस्क असेसमेंट को डिस्कस किया था और डिफरेंट टाइप्स के रिस्क असेसमेंट को डिस्कस किया था हम लोगों ने। जैसे नॉइस का रिस्क असेसमेंट है, या हजार्डस सब्सटेंसेस को यूज हो रहा है हमारे वर्क प्लेस के ऊपर, उसका रिस्क असेसमेंट है, या मैनुअली सामान को उठाना है, मैनुअल हैंडलिंग करना है, उसका रिस्क असेसमेंट है, या डिस्प्ले स्क्रीन जिसे हम लोग कहते हैं कि सिस्टम पे बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठने वाले पर्सन के लिए जो रिस्क हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड जो एसोसिएटेड रिस्क हैं, उसका रिस्क असेसमेंट हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किया जाता है। उसी तरीके से फायर का रिस्क असेसमेंट हम लोगों ने देखा। तो डिफरेंट वर्क में हम लोगों ने देखा कि स्लाइटली थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ऑलमोस्ट सारे रिस्क असेसमेंट में जो प्रोसेस फॉलो अप किया जा रहा है, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो लगभग सेम है कि हजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देन हजार्ड्स को एस्टिमेट किया जा रहा है, देन हजार्ड्स को इवोल्यूट किया जा रहा है, फिर रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं फाइंडिंग्स को, और कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका रिव्यू लिया जा रहा है टाइम टू टाइम। तो ऑलमोस्ट जो स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स रिस्क असेसमेंट के, वो स्टेप्स सेम है। The way of identifying the hazards could be different, but the evaluation types is same. Control measures is same. आइडेंटिफाई करने के लिए हजार्ड्स को, जो हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन है, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो स्लाइटली डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे केमिकल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो केमिकल से रिलेटेड हम मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड किया जाता है सप्लायर के द्वारा, तो उसको उसमें उसके हजार्ड्स लिखे होते हैं, या फिर हम स्पेसिफिक वेबसाइट से लेजिस्लेशन से हजार्ड्स को पता कर सकते हैं। और भी तो इस तरीके से हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो सेम ही तरीका होता है। और लगभग उसी के साथ में जब कंट्रोल मेजर लगाते हैं, तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीएस का जो हायरार्की हम लोग फॉलो करते हैं, वो लगभग सेम होता है। बट जब भी हम लोग हजार्ड्स आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम लोग एस्टिमेट द रिस्क के ऊपर आते हैं कि रिस्क को एस्टिमेट करिए, उसका आकलन करिए, तो हम लोग कहते हैं कि इस जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई हुआ है, उससे किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक हजार्ड हमको मिला कि केमिकल रखा हुआ है, तो उस केमिकल से किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो जो केमिकल के पास में जाएगा उसी को नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि उसको हैंडल करने वाला, उसको यूज करने वाला, हैंडल करने का मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, या मिलाना, मिक्स करना, या जो भी उसमें काम आता है जो इन्वॉल्व होगा। तो हैंडल करने वाला व्यक्ति एक्सपोजर में हो सकता है, उसको यूज करने वाला पर्सन हो सकता है, या सुपरवाइजर है, या कोई विजिटर है, या कोई और भी बंदा हो सकता है। तो जितने लोग उस हजार्ड से इफेक्ट हो सकते हैं, सबको हमको आइडेंटिफाई करना होता है और सबके लिए कंट्रोल मेजर लगाना होता है। लेकिन जब हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ डिस्क्राइब करते हैं, तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हैं, जैसे यंग पर्सन या यंग पीपल। अब यंग हम लोग यहाँ कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो 14 से 18 के साल के बीच के बंदे होते हैं, उनको यंग कहा जाता है ना। यूके के अंदर, लंदन में अगर उनका वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स देखा जाता है, तो 15 से 18 के बीच वाले को यंग कहा जाता है। हम लोगों के यहाँ जो है वो इंडिया में फैक्ट्री एक्ट 1948 अमेंडमेंट 87 के अंदर 3 कैटेगरी होते हैं। एक होता है चाइल्ड, एक होता है यंग, और जिसे एडोलसेंट भी कहा जाता है, और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडल्ट। ठीक है ना। तो जो जो चाइल्ड होता है, तो चाइल्ड को हम लोग कहते हैं कि जो 14 साल के नीचे के बंदे होते हैं, चाइल्ड। तो चाइल्ड को वर्क प्लेस में वर्क करना अलाउड नहीं होता है, 14 बिलो काम नहीं कर सकता है। लेकिन जो यंग पर्सन है, जिसे एडोलसेंट कहा जाता है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने के लिए कंडीशन ये है कि 2 फिजिशियन डॉक्टर उनको सर्टिफाइड करेंगे कि मेंटली और फिजिकली ये फिट है काम करने के लिए, तभी तो यंग पर्सन काम कर सकते हैं, यानी 14 से 18। फिर 18 से प्लस जो होता है उसको एडल्ट कहा जाता है, वो तो काम कर ही सकता है। तो जो यंग पर्सन होते हैं, 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें एंथुजियाज्म बहुत होता है, उत्साह बहुत होता है, दिखावा बहुत होता है, एप्रिसिएशन को लेने की, तारीफ और प्रशंसा सुनने की एबिलिटी बहुत अधिक होती है।
तो वो दिखावे के लिए कि हमारे सर हमारे बहुत खुश हो जाएंगे, वो अनसेफ एक्ट या शॉर्टकट मारेंगे, तेजी से काम करेंगे, सेफ्टी के रूल्स को नेग्लेक्ट करेंगे, ये उनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है ना। क्योंकि वो फिजिकली तो मेच्योर हो जाते हैं, यानी फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होते हैं, क्यों कॉम्पिटेंट नहीं होते, मेच्योर तो हो जाते हैं लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। कॉम्पिटेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर क्वालिफिकेशन हो, जिसके अंदर नॉलेज हो, जिसके अंदर एक्सपीरियंस हो, उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ ये जो है कॉम्पिटेंट है, सर्टिफाइड हो। तो यंग पर्सन को ध्यान में रखना होता है। हम लोग जब भी रिस्क असेसमेंट करते हैं, यंग पर्सन के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात बताई गई है इसके अंदर, लेकिन एक चीज ये है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म होता है, बहुत ज्यादा उत्साह होता है, वो रिस्क ज्यादा बियर करने लगते हैं, रिस्क लेने लगते हैं, जोखिम उठाने लगते हैं। या कोई डिसेबल वर्कर है उसको ध्यान में रखा जाता है कि कोई किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है उसके अंदर, चाहे वो फिट नहीं है, या चोट लगी है, या ऑपरेट हुआ है वो, है ना, आर्म जो है वो साउंड नहीं है उसके, ठीक नहीं है ना, व्हील चेयर्स के ऊपर है, और उसको जो है वो रिहेबिलिटेट करने के लिए वर्क प्लेस पे लाया गया है कि एक ऐसी जगह इसको बिठाओ जहां पर इसको कोई बहुत हैवी काम न करना पड़े। तो डिसेबल वर्कर हो गया, साथ में एक्सपेक्टेड मदर्स हो गई, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीमेंस हैं, उनकी एक्टिविटीज एक नॉर्मल वीमेन से अलग होती है। उनके अंदर जो एंजाइम सिक्रेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो उस वजह से उनके वीकनेस हो सकती है उनके अंदर, या सर्टेन और भी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग मैनुअल हैंडलिंग में यूज नहीं करेंगे, कोई केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट में नहीं भेजेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा वहां नहीं भेजेंगे, पैसिव स्मोकिंग से दूर रखेंगे, है ना। तो लैक ऑफ रेस्ट रूम फैसिलिटीज अगर है वहां पर तो उनको नहीं भेजेंगे। तो बहुत सी स्पेशल केयर्स, टेम्परेचर अगर वेरिएशन है, टेम्परेचर बहुत कम या ज्यादा है, वहां नहीं काम पे लगाएंगे। एर्गोनॉमिकल इश्यूज हैं, अगर वहां पर इसे लंबे समय तक के खड़े रह करके काम करना है तो वहां पर नहीं भेजा जाएगा, है ना। एक्वर्ड बॉडी पोस्चर में अगर बैठना है तो प्रेग्नेंट वीमेन को वहां पर नहीं भेजा जाएगा। बहुत से इश्यूज और भी साथ में होते हैं, जैसे पीपीज को पहनना है, तो अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो उनको नहीं भेजा जाएगा। बहुत ही एक्सेसिव वर्किंग आवर्स में उनको ओवर टाइम नहीं कराया जाएगा, स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा, वायलेंस टू स्टाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है उनको ऐसी जगह पर प्लेस नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कंट्रोल मेजर उनके लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि चेंज द आवर्स ऑफ वर्क, नाइट वर्क उसमें नहीं भेजा जाएगा, मैनुअल हैंडलिंग नहीं कराई जाएगी। जो टाइप ऑफ वर्क है, जैसे जैसे झुकना है बहुत ज्यादा, है ना, जिसपे ठोकर लग सकती है, या रेडिएशन वाले काम में नहीं भेजा जाएगा। एडिशनल ब्रेक्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे कि थोड़े समय के बाद उनको रेस्ट दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर उनको लीव्स भी प्रोवाइड की जाती है, जब भी उनको मैटरनिटी लीव्स के लिए भी उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि मैटरनिटी लीव उनको मिल जाए। इस तरीके से उनके साथ में कुछ स्पेशल उनको केयर की करने की आवश्यकता होती है, और स्पेशल केयर उनको कराया जाता है उसमें, ठीक है। तो जो स्पेशल केसेस होते हैं उनको हम लोग ध्यान रखते हैं, चाहे चाहे वो एक्सपेक्टेड मदर हो, लोन वर्कर कोई है, लोन वर्कर मतलब है कि जो अकेले काम करने के लिए जा रहा है किसी जगह पर, तो किसी मशीन के ऊपर अगर अकेले काम कर रहा है, तो अगर कोई किसी तरीके का एक्सीडेंट उसके साथ होता है तो कोई हेल्पलेस हो जाएगा वो, ठीक है। या किसी ऐसी जगह पर काम करने के लिए जा रहा है जो ऊंचाई पे है, वहां से गिरेगा तो हेल्पलेस हो जाएगा। अगर किसी ऐसी जगह पर काम करने के लिए जा रहा है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर डिहाइड्रेट हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया, तो उसको वो हेल्पलेस हो जाएगा, उसको हेल्प नहीं मिलेगी। उसी के साथ में कहीं ऐसी जगह जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो लोन वर्किंग कंडीशन, कन्फाइंड स्पेस जैसी एक्टिविटी, एक्सकवेशन वैसी एक्टिविटी, लोन वर्कर जहां पर भी काम करने के लिए जाएगा उसके लिए सुपरविजन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई ऐसी घटना उसके साथ अनहोनी घट जाए जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो लोन वर्कर के ऊपर हमेशा ध्यान रखेंगे। रिस्क असेसमेंट में इन जब ये डिसाइड करेंगे कि डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कैसे किसको नुकसान हो सकता है, तो इस चीज का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से चेंजेस हुआ करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क का चेंज होता है, कभी कभी कोई प्रोसेस चेंज हो जाता है, कोई भी इक्विपमेंट चेंज होता है, या चेंज ऑफ वर्किंग प्रैक्टिसेस हो जाती है, यानी काम करने की प्रैक्टिस चेंज हो जाती है। जैसे मैनुअल हैंडलिंग हो रही थी, फिर मैकेनिकल हैंडलिंग होने लगी। इक्विपमेंट चेंज हो गया, पहले पहले ट्रक यूज करते थे, ट्रॉली खींच के ले जाते थे, अब फॉर्कलिफ्ट वहां पर आ गई है जो उसको उठा कर रखेगी, प्रोसेस ही चेंज हो गया है।
तो जब भी मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता है तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है ना। इसका इम्पैक्ट, जो इसका प्रभाव होता है वो बहुत कभी कभी गंभीर हो सकता है, घातक हो सकता है, सीवियर हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है केस स्टडी का कि यूके के अंदर 1974 के अंदर एक घटना घटित हुई थी, एक्सप्लोजन हुआ था बहुत ज्यादा। और क्या हुआ था वहां पर कि मैनेजमेंट कहा द फिक्स ब्रॉड डिजास्टर इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1974 हाईलाइटेड द नीड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस ऑल टू वेल। नीड क्या है मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस की? जब भी कोई काम करने के लिए जाना होता है तो मैनेजमेंट, जैसे कोई काम हो रहा है उसके अंदर दूसरा काम होना है तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज वहां पर इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या होना था कि मॉडिफिकेशन होना था टू पाइप वर्क टू अलाउ मेंटेनेंस ऑन ए लीकिंग वेसल्स वर कैरिड आउट विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ द डिजाइन रिक्वायरमेंट एंड बाय पीपल विदाउट द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी। एक पाइपलाइन के अंदर कुछ बदलाव करने थे, मॉडिफिकेशन करना था, क्योंकि वहां पर आगे जो एक वेसल था, एक कंटेनर था जिसके अंदर केमिकल स्टोर था, उसके अंदर कुछ लीकेज आ गई थी। तो जो ये काम होने जा रहा था इसके लिए क्या किया कि बिना किसी कंसिडरेशन ऑफ डिजाइन रिक्वायरमेंट के काम स्टार्ट कर दिया। डिजाइन रिक्वायरमेंट होता है, आइसोलेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, लॉकआउट टैग आउट फॉलो किया जाता है, और बाई द पीपल विदाउट द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। और जो बंदों को लेके गए वो कॉम्पिटेंट नहीं थे। रिजल्ट क्या हुआ? अ पाइपलाइन दैट वाज नॉट रेटेड टू विदस्टैंड द प्रेशर दैट इज एक्सपीरियंस्ड एंड इज रप्चर्ड। प्रेशर ज्यादा हो गया पाइपलाइन का और वो फट गई। रिजल्ट क्या हुआ? उसकी वजह से कुछ गैसेस रिलीज हुई जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, और वहां पर 28 पीपल डेथ हो गए, यानी उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज जब भी होगा, कोई भी बदलाव होगा, चेंजेस होगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया कि किसी भी तरीके का अगर कोई बदलाव आ रहा है, रिक्वायरमेंट फॉर हजार्ड्स एंड रिस्क एनालिसिस, अगर कोई मैनेजमेंट ऑफ चेंज हो रहा है तो उसके लिए रिस्क असेसमेंट करना जरूरी होता है, हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट। क्योंकि जब भी कोई चेंज करेंगे आप, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो चेंज करें, चाहे प्रोसेस चेंज करेंगे, चाहे इक्विपमेंट चेंज करेंगे, चाहे वर्किंग प्रैक्टिसेस चेंज करेंगे, तो हजार्ड्स कुछ नए आ जाएंगे, कुछ हजार्ड्स पुराने खत्म हो जाएंगे, कुछ नए हजार्ड्स उसमें आ जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रोसेस फॉर ऑल चेंजेस टू बी ऑथोराइज, जितने भी चेंजेस हैं वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए। कोई भी बदलाव करने जा रहे हैं आप, चाहे टेक्नोलॉजी चेंज करने जा रहे हैं, चाहे प्रोसेस चेंज करने जा रहे हैं, चाहे आप कोई इक्विपमेंट चेंज करने जा रहे हैं, चाहे वर्क प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। तो MOC, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एप्लीकेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू दोज इन द अप्रूवल प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑफ चेंज को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए अप्रूवल प्रोसेस के लिए। किससे? कंसर्न पर्सन, कंसर्न अथॉरिटी से। फिर सबमिट इन एडवांस ऑफ द चेंज बाय द पर्सन proposing the modification to all relevant stakeholders, engineers, health and safety, production departments, research and development, operation work, maintenance work, etc. उसकी एक एडवांस में सबको एक सबमिट करना पड़ेगा, उसकी नोटिस सबमिट करनी पड़ेगी, उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सारे डिपार्टमेंट को कि ये चेंज होने जा रहा है। फिर ट्रैक द मैनेज एज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स रिव्यू एंड अप्रूव और द मेक कमेंट्स। उसके अकॉर्डिंग, जैसे डिफरेंट मैनेजमेंट के अंदर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की एक टीम अलग है, सिविल वाली अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, ऑपरेशन वाले अलग है, मेंटेनेंस वाले अलग हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी अलग है। तो जो भी वो लोग सजेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। देन गिव फाइनल अप्रूवल बाय ए सुइटेबल रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एक फिर दोबारा फॉर्मल एक अच्छे तरीके से फाइनल अप्रूवल बनाया जाएगा और उसको सबमिट किया जाएगा। उसके बाद ही उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं। चेंजेस डॉक्यूमेंटेड। अब मैनेजमेंट ऑफ चेंज फाइल शुड क्लियरली डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ द चेंजेस प्रपोज्ड एंड रिटेन फॉर एज ए फॉर्मल रिकॉर्ड। जो भी चेंज करना है वो रिटन में होना चाहिए, उसको एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के डायग्राम है, ऑपरेशनल मैनुअल्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करेंगे, इसको अपडेटेड फॉर्म में रखेंगे। ठीक है। तो कोई अगर डिजाइन में कोई चेंज हो रहा है, हमारे प्लांट के डिजाइन के अंदर कोई चेंज हो रहा है, उसको भी हम लोग रिटेन करके रखेंगे। कंसल्ट करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे। किसको करेंगे? जो कंसर्न मैनेजमेंट है हमारे,
अगर कोई डिजाइन में चेंज हो रहा है तो कंसल्ट करेंगे, उसके बाद इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद वर्कर्स की ट्रेनिंग को मेंटेन करेंगे। ऑल वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड इन द नीड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में सबको ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बहुत से इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। जब कोई चेंज किया जाता है तो बहुत से इम्पैक्ट, उसके प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। कम्युनिकेट करना और कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, ये बहुत आवश्यक होता है। जितने भी वर्क साइट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग कोऑपरेट करेंगे, नए हजार्ड्स को देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिस्क असेसमेंट किया जाएगा, उसको रिस्क को एस्टिमेट किया जाएगा, वैल्यूड किया जाएगा, कम किया जाएगा, कंट्रोल लगाया जाएगा, कंट्रोल मेजर लगाया जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन को उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, अपॉइंट करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ वर्क एरिया, सबको अलग कर दिया जाएगा। जो हाई रिस्क वाले एरिया होते हैं उनको सबको हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। जैसे कोई एक्सकवेशन का एरिया, गड्ढा है, पिट है, डिमोलिशन का काम हो रहा है कहीं पर, तो अगर उसमें है तो उसको हम लोग प्रॉपर बैरिकेड करके, फेंस करके अलग करेंगे। फिर अमेंडमेंट ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर। एक इमरजेंसी प्रोसीजर बनाया था जो कि नॉर्मल सिचुएशन के लिए था। एक इमरजेंसी सिचुएशन आपको बनाना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि जब मैनेजमेंट ऑफ चेंज हुआ है तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन को भी चेंज करना पड़ेगा। इमरजेंसी जो प्रिपेयर्डनेस है, तैयारियां हैं, जो इमरजेंसी प्रोसेस है, उसको बदलाव करना पड़ेगा हमको। देन वेलफेयर प्रोविजन, बहुत से वेलफेयर प्रोविजंस हैं, उसको भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे ड्यूरेशन ऑफ वर्क क्या चल रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज को कितने लोग यूज कर रहे हैं, है ना, कि वर्कर्स कितनी वेलफेयर फैसिलिटीज को अचीव करने के लिए कितनी दूरी को तय करेंगे, डिफरेंट लोकेशन कौन कौन से रिक्वायर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो वेलफेयर फैसिलिटीज है इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि बस मशीन को उठाया और दूसरी जगह पर चेंज करके लगा दिया तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज हो गया, यानी ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था तो इसी यहाँ के हिसाब से ही, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वेलफेयर फैसिलिटीज लगा रखी थी कि यहाँ पर यूरिनल्स था, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज थी, यहाँ कैंटीन थी, यहाँ फर्स्ट एड ऑफिस थी। तो एक फैसिलिटीज जो वेलफेयर प्रोविजन था वो आस ही पास था। पता चला यहाँ से प्रोसेस उठा करके आपने बहुत दूर ले जाकर के फेंक दिया, ना वहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है, ना यूरिनल्स है, ना कैंटीन्स है, वहां से फर्स्ट एड भी, अगर कोई चोट लग जाए तो फर्स्ट एड लेना हो तो पता चला 1 किलोमीटर दौड़ करके आना पड़े। तो जब 1 किलोमीटर दौड़ के जाना पड़ेगा या उसको आना पड़ेगा तो फिर फर्स्ट एड कैसे रह जाएगी वहां पर। तो वेलफेयर फैसिलिटीज को भी ध्यान रखेंगे जब भी कोई बदलाव करेंगे, चाहे कोई लोगों में बदलाव होगा, चाहे वो प्रोसेस में बदलाव होगा, चाहे टेक्नोलॉजी में बदलाव होगा। तो बदलाव यूं ही नहीं कर दिया जाएगा कि कुछ भी बदल दिया जाए, है ना। उसके लिए पूरा प्लान होता है, तभी कोई बदलाव किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, कोई भी काम का चेंजेस हो। देन उसके बाद हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा था कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है, जनरल वर्क एक्टिविटीज क्या होती हैं, व्हाई वर्कर शुड बी इन्वॉल्व्ड व्हेन द डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। जब भी हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करेंगे तो वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों होना चाहिए उसमें। तो सबसे पहली चीज है कि मैनी पीपल ऑपरेटिंग इन ए पीस ऑफ मशीनरी। बहुत से लोग मशीनरी यूज करते हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, है ना, और उनकी मशीनरी और सारी चीजें बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट लोकेशन के ऊपर लगाई जाती हैं। तो जब भी कोई काम करना होता है, हर काम को सही तरीके से करने के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का होना आवश्यक है, कोई सा भी काम हो। अब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या बताता है कि जैसे एग्जांपल्स अक्सर हम डिस्कस करते हैं, हम लोग चले आ रहे हैं कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जैसे एक ग्राइंडिंग मशीन को हमको यूज करना है तो उसको एक तरीका होता है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का कि पहले इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन में प्लग 3 प्लग्स को देखेंगे कि ठीक है कि नहीं है, फिर उनका इंसुलेशन वॉल वायर का चेक करेंगे कि कहीं से कोई इसके अंदर कोई क्रश तो नहीं है, कटा तो नहीं है, इंसुलेशन फेल तो नहीं है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए या दग जाए, ब्लास्ट हो जाए। फिर उसके बाद मशीन को देखेंगे कि मशीन प्रॉपर है कि नहीं है, प्रॉपरली मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मशीन के अंदर देखेंगे सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, इमरजेंसी स्विच काम कर रहा है। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन का व्हील, मशीन का आरपीएम देखेंगे, मशीन पे टैग देखेंगे कि मशीन इंस्पेक्टेड है कि नहीं है। फिर मशीन के ऊपर टैग देखेंगे तो उसका आरपीएम देखेंगे कि रोटेशन पर मिनट इस मशीन का कितना है। फिर जो ग्राइंडिंग की व्हील हम इसमें यूज कर रहे हैं उस व्हील के ऊपर आरपीएम को देखेंगे कि कितना है। तो ये इंस्पेक्शन का काम हो गया। फिर उसके बाद लगा करके टेस्ट करेंगे और ऑपरेशन करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए लगाएंगे, उसके बाद फिर लगाना होता है दूसरे स्टेप में। उसके बाद मशीन को हम लोग प्रॉपर एंगल पे रख करके उसके बाद ग्राइंड करने वाली, और उसके बाद पूरी उसकी रोटेशन जो है वो
100% पे रोटेट होने देंगे, फुल स्पीड से रोटेट होने देंगे, तब उसको ग्राइंड करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। किसी मशीन पर रख करके उसको कट करना है, ग्राइंड करना है, उस पर रख के ही उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। इससे क्या होगी कि चॉपिंग्स होने लगती है, दबाव पड़ने लगता है और क्रैक आ जाते हैं व्हील्स के अंदर। ग्राइंडिंग व्हील्स है या कटिंग व्हील्स है, उसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। तो क्रैक को भी हम लोग को चेक करना होता है। ग्राइंडिंग व्हील्स को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब वर्क एक्टिविटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग, तो उसको चेक करेंगे कि कैसे चेक किया जाता है। देन उसके बाद ये दूसरा स्टेप होता है कि हम लोग फुल स्पीड पे उसको ऑपरेट करने के बाद ग्राइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स जस्ट ओनली है कि मेक श्योर दैट दिस इज द वे वी डू। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप वाइज तरीके को फॉलो करते हैं इसमें। तो हर एक काम का सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होना जरूरी है और वो डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक काम के लिए। वाई प्रोसीजर शुड बी रिकॉर्डेड। और उस प्रोसीजर को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का होता है। ठीक है ना। अच्छा, प्रोसीजर क्या होता है कि रिकॉर्डेड क्यों होना चाहिए? फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ हैविंग ए रिटन प्रोसीजर। रिटन होना चाहिए भाई, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है वो लिखित में होना चाहिए, प्रॉपर स्टेप में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो उसके साइलेंट फीचर्स बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रोसीजर कैन बी रिटन केयरफुली एंड साइंड एंड ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन सो दैट दे कैरी अथॉरिटी। उस प्रोसीजर में लिखा जाएगा, फिर सिग्नेचर होगा टॉप मैनेजमेंट का, तो इसके साथ में अथॉरिटी भी रहेगी कि हाँ ये ऑथराइज प्रोसेस है। इसके अलावा हम करेंगे, कोई दूसरा करेंगे तो अनऑथराइज होगा। जितने भी प्रोसीजर हैं उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है, डेट लिखी जाती है और रिवीजन नंबर्स जरूर लिखा जाता है। उसको टाइम टू टाइम रेगुलरली रिव्यू किया जाता है और जब रिव्यू करने पे देखा जाता है कि अगर वो इफेक्टिव नहीं रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और नया सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जाता है। तो रिटन प्रोसीजर जितने भी होते हैं, पॉइंट टू रिफर टू द वर्कर्स एंड द सुपरवाइजर हु कैन रिफर टू इट, उस पर नंबर होता है, उसको रिफर करते हैं। ठीक है। प्रोसीजर कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वन पेज पिक्टोरियल इंस्ट्रक्शंस। एक मशीन की ऑपरेशन के बारे में है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लिखित में नहीं होकर के और फोटो में होता है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि मोबाइल खरीदा तो उसमें जो उसका ऑन करने का प्रोसेस है, पहले तो बैटरी को इंसर्ट करने का प्रोसेस था, सारी चीजें क्या होता है रिटन में भी होता है और उसमें फोटो भी बने होते हैं, पिक्टोग्राम भी बने होते हैं, ताकि हम लोग इजिली उसको समझ सकें। तो इस तरीके से भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है काम करने का। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है या रिटन जो प्रोसीजर होता है वो किस पे बेस्ड होता है? जो फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग देने के लिए होता है कि वर्कर्स को आसानी से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उस काम के लिए। भाई सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ही तो ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भाई किसी मशीन को ऑपरेट करना है तो इस तरीके से करना है, वो इसीलिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बताया जाता है। वही सेफ सिस्टम वर्क के अकॉर्डिंग ही करना होता है। फिर रिटन प्रोसीजर के लिए लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि सारे काम के लिए सारी एक्टिविटीज ऑडिट होती है, उसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होना चाहिए। नहीं होगा तो इसके मतलब नियम का उल्लंघन किया। ठीक है ना। फिर उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी हम लोग एक्सीडेंट अगर कुछ होता है या रिव्यू करते हैं रिस्क असेसमेंट को, तो उसको हम लोग एज ए रेफरेंस भी यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल, प्रोसीजरल एंड बिहेवियरल कंट्रोल। तीन तरीके के कंट्रोल होते हैं। देयर आर ए वैरायटी ऑफ कंट्रोल्स दैट कैन बी अडॉप्टेड इन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं वो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन को बेसिक कैटेगरीज जो है उसको डिफाइन किया गया है। पहली चीज तो होती है जब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखा जाता है तो ध्यान में रखा जाता है कि टेक्निकल कंट्रोल्स के थ्रू हम लोग हजार्ड्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे टेक्निकल कंट्रोल में इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया, जैसे कहीं पर धुआं निकल रहा है तो एग्जॉस्ट मशीन लगाएंगे, मशीन का रोटेटिंग पार्ट है तो उसमें हम लोग ग्राइंडर यानी कि गार्ड्स लगाएंगे, कहीं पर डस्ट बहुत ज्यादा है तो डस्ट रिस्पायरेटर का होना आवश्यक है उसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग टेक्निकल जो है वो कंट्रोल्स लगाते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में। दूसरा हम लोग प्रोसीजरल कंट्रोल लगाते हैं जिसमें लेजिस्लेशन होता है, जो कल्चरल रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको हम लोग जो है वो उसमें कंट्रोल लगाते हैं प्रोसीजर में। जैसे फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर है, उसको हमेशा इंडक्शन कोर्सेज में इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। कोई भी काम होने जा रहा है, जैसे टूल बॉक्स टॉक है या इंडक्शन है, ये हम लोग सुपरवाइजर हमेशा इन्वॉल्व होता है, वर्कर्स को जाकर के बताता है। फिर तीसरा होता है बिहेवियरल कंट्रोल। बिहेवियरल कंट्रोल में क्या होता है कि इंसान जैसे का स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव के ऊपर काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इज परमिटेड ड्यूरिंग द टास्क। जब काम करेंगे तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है ना। हार्ड हैट मस्ट बी वॉर्न, हमेशा हेलमेट पहने रखेंगे। ऑल हैवी लिफ्ट्स आर टू बी अ टेंडम बिटवीन टू वर्कर्स। जब भी कोई बड़ा सामान उठाएंगे तो दो वर्कर साथ में मिलकर उठाएंगे।
ये क्या है, बिहेवियरल कंट्रोल। उनको उनको क्या है, दीज आर कंट्रोल्स विच रिक्वायर अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बिहेवियरल कंट्रोल से हम लोग क्या चाहते हैं, चाहते ये हैं कि एक वर्कर जो है वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड और मानक के अनुसार बिहेव करे, ठीक है ना। जैसे क्या है, वो खुद जानता हो कि हाँ ये सर लोड अधिक है और इसमें दो लोग अगर टेंडम लिफ्टिंग करेंगे, दो लोग मिलकर उठाएंगे तो ये आसान होगा। तो ऐसा ही बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर हमको साइट के ऊपर चाहिए होता है। फिर अगर आपको डेवलप करना हो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, तो कैसे आप डेवलप करेंगे? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज डेवलप्ड बाय यूजिंग अ मेथोडोलॉजी ऑफ टास्क एनालिसिस, जिसको हम लोग कहते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हजार्ड एनालिसिस। जब भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टास्क एनालिसिस करते हैं। टास्क और जॉब दोनों अलग अलग वर्ड हैं। टास्क का मतलब होता है एक छोटा सा काम। हमने आपको एक टास्क असाइन किया कि एक गिलास पानी ला करके दे दीजिए। आप गए, ग्लास उठाए, एक गिलास पानी भरा और हमको सामने रख दिया आपने। ये टास्क था और टास्क कंप्लीट हो गया आपका। तो बंच ऑफ टास्क, कई टास्क मिल करके जॉब बनाते हैं। अब वही अगर किसी व्यक्ति की जॉब हो कि सुबह शाम जाए, हर 5 मिनट पे वो पानी भरे गिलास में लाकर रख दे, हर 5 मिनट, तो जो 8 घंटे की शिफ्ट है उस 8 घंटे तक के उसको ऐसे ही करते रहना है, फॉलोड बाई 1 आवर्स ऑफ रेस्ट, लंच टाइम। 1 घंटे का लंच टाइम लेगा, लेकिन 8 घंटे की शिफ्ट में उसको पूरे के पूरे दिन यही काम करना है। यानी यही टास्क, मल्टीपल टास्क आपको किसी जॉब में डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, किसी जॉब में एक ही टास्क होता है। जैसे किसी का टास्क ये है कि बैग वहां पर आता है, कार्टून आता है, उस पर टेप लगाना। अब वो बैठा है चेयर के ऊपर, वहां से कन्वेयर बेल्ट से आता है, बॉक्स आता है, वो टेप लगा देता है। बस यही सुबह से शाम तक के 8 घंटे की शिफ्ट में इसका टास्क है। टास्क सेम है लेकिन मल्टीपल टाइम्स है, सुबह से शाम तक के, तो उसकी जॉब बन गई है। अब उसका जॉब है वो। टास्क का स्टार्टिंग और एंड पता होता है, जॉब का स्टार्टिंग एंड बहुत लंबा होता है, ठीक है। अब उसी चीज में किसी का एक ही टास्क हो सकता है, यानी सेम टास्क बार बार करके रिपीट कर रहा है, रिपीटेटिव वर्क कर रहा है, वो उसकी जॉब हो सकती है। एक व्यक्ति की हो सकती है कि डिफरेंट टास्क हो सकते हैं उसकी जॉब में, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो मल्टी टास्क जॉब। कई तरीके के टास्क और जॉब में अंतर होता है। तो जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जाता है, उसके लिए जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती है वो है टास्क एनालिसिस। अब टास्क एनालिसिस के बारे में आपको बताया कि हम लोग काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक स्टेप्स से हम लोग हजार्ड्स को नोट कर लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया ग्राइंडर मशीन का, तो ग्राइंडर मशीन को पहला स्टेप हम लोगों ने तोड़ा इंस्पेक्शन का। तो इंस्पेक्शन में वायर इंस्पेक्शन और सारी चीजें करेंगे, तो इसमें भी खतरा है ना कि इंस्पेक्शन करने जा रहे हो और प्लग को पहले से लगा दिया है अगर, और प्लग ऑन है, वहां से इंस्पेक्शन कर रहे हो वायर का, तो कहीं पर कटा हुआ था इंसुलेशन, तो हाथ में लग गया, तो करंट लग गया, तो एक्सीडेंट हो गया। तो टास्क, प्रत्येक स्टेप के, हर एक स्टेप्स के जो टास्क होते हैं, उस प्रत्येक स्टेप्स के हजार्ड्स को हम लोग निकाल लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टास्क एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ऑपरेशन इनटू स्मॉल कंपोनेंट टास्क। जो टास्क एनालिसिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एक ऑपरेशन होता है ना, काम होता है, उसको हम लोग छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट टास्क में तोड़ लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर ईच टास्क, ईच स्टेप्स के हजार्ड्स जो होते हैं उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइनिंग ए सेफ वे ऑफ डूइंग इट बाय आइडेंटिफाइंग द कंट्रोल मेजर। तो उसके साथ में कंट्रोल मेजर लगा देते हैं। आइडेंटिफाई, स्टेप्स के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके साथ में हम लोगों ने कंट्रोल मेजर लिख दिया। तो इसी को देखते हुए ही हम लोग स्टेप्स लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक काम है, एक जब आग लगेगी तो दौड़ के जाना है, एक व्यक्ति को फायर एक्सटिंग्विशर दीवार से उठाना है, उठा करके ला करके और आग को बुझाना है, ये उसका काम है। तो इसका अगर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपको बनाना होगा कि इस काम को, कि फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाना, इसका एक आप जो है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, टास्क एनालिसिस करेंगे, जिसको हम लोग टास्क एनालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, JSA या JHA भी कहते हैं, जॉब हजार्ड एनालिसिस या जॉब सेफ्टी एनालिसिस, उसी को टास्क एनालिसिस भी कहा जाता है, ठीक है ना। जॉब JHA वर्ड आप सुनेंगे हमेशा लिखा मिले, JSA करना है, JSA मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस, वही ये चीज होती है, सेम चीज है। टास्क एनालिसिस को ही जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी कहते हैं, टास्क एनालिसिस को ही जॉब हजार्ड एनालिसिस, JHA भी कहते हैं। तो कहीं पर शॉर्ट में लिखा होगा JHA या JSA, ये वर्ड्स आपको अक्सर मिलेंगे।
तो ये टास्क एनालिसिस होता है। तो अगर जो आपसे कहा गया कि वो फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो है उसको आपको क्या करना है, उसका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है। लिख के दीजिए कि कैसे पहले स्टेप में कैसे कैसे काम करना है। तो ऐसे डायरेक्टली तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका JHA या JSA करेंगे या टास्क एनालिसिस करेंगे। तो टास्क एनालिसिस जब करेंगे हम लोग, तो उसके स्टेप्स को पहले बैठ के डिस्कस करेंगे हम और आप दोनों लोग। हम लोग कहेंगे कि देखिए पहला स्टेप तो ये है कि एक वर्कर जाएगा और वहां से एक्सटिंग्विशर्स को उतारेगा, क्योंकि हैंग होता है ना, वॉल पे भी हैंग होता है, कहीं पर माउंटेड वॉल पे होता है, रखा होता है। तो जाएगा उठाएगा, जैसे वॉल से उतारना है तो वॉल से उतार के पहला स्टेप जाएगा और वॉल से उतारेगा। दूसरा स्टेप वॉल से उतारने के बाद जहां पर आग लगी है वहां पर पहुंचेगा। तीसरा स्टेप आग को बुझाएगा। चौथा स्टेप फायर एक्सटिंग्विशर को वापस जहां पर खाली होता है, एम्प्टी जहां पर रखी जाती है खाली, वहां पर रखेगा रिफिल के लिए। तो कितने स्टेप आपने देखे, 4 स्टेप देखे। तो पहले स्टेप के अंदर बहुत से हजार्ड हैं। उतारने तक, जाके उतारने तक का पहला स्टेप, उसमें कई खतरे हैं। जाने में अगर वो दौड़ के जा रहा है तो हो सकता है स्लिप हो जाए, ट्रिप हो जाए, पहला हजार्ड। तो उसके लिए कंट्रोल मेजर लगाएंगे कि बी केयरफुली वॉक, बहुत स्लो नहीं, बहुत दौड़ के नहीं, रश में नहीं, ठीक है। हाँ, अगर लगता है कि आप फास्टली मूव कर सकते हैं और जो आपका रास्ता है वो ऐसा है कि वहां पर स्लिप ट्रिप नहीं हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम। अब एक ही वर्कर था फॉर एग्जांपल, ऐसा क्यों किया जा रहा है, एक छोटी सी आग लगी, फर्स्ट एड, छोटी आग मतलब एक शॉर्ट सर्किट हुआ, एक पैनल बोर्ड जो है वो जलने लगा। एक ही वर्कर ने देखा आग छोटे से स्टार्ट होके बहुत विध्वंसकारी यानी कि बड़ी डिजास्ट्रस बनती है, लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटे से होती है, फर्स्ट एड की होती है, एकदम छोटी फर्स्ट एड फाइटिंग से उसको बुझाया जा सकता है। एक वर्कर था जो कि उसको चलाना जानता था अच्छे से, वही दौड़ के जाने लगा उठाने के लिए और पैर उसका मुड़ा, उसके बाद उसको फ्रैक्चर हो गया। अब तो वो तो खुद ही नहीं मूव कर सकता है तो आग क्या बुझाने जाएगा। दूसरे लोग जो हैं वो आग बुझाना जानते नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है, तो आग बढ़ती रहेगी, लोग खड़े होकर देखते रहेंगे, फोन करेंगे, डिपार्टमेंट आएगा, उसमें टाइम लगेगा। आग छोटी सी थी, उसको आसानी से बुझाया जा सकता था, लेकिन वो बंदा कॉम्पिटेंट था, वो अकेला ही था फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग में, रात का टाइम था और कोई था ही नहीं उसमें, वो वॉचमैन था, वही एक सिंगल बंदा था, दूसरा कहीं चला गया था और उसी टाइम पे शॉर्ट सर्किट हुई और वो दौड़ा लेकिन पैर उसका मुड़ गया। अब वो खुद ही नहीं खड़ा हो पा रहा तो आग क्या बुझाएगा, पेन हो रहा है उसको। चलिए यहाँ पर नहीं गिरा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन स्टेप्स में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हजार्ड क्या है, स्लिप एंड ट्रिप। तो क्या करना है, बी केयरफुली वहां पर वॉक करना है, पहली चीज। और रिपोर्ट करना है दूसरे को भी, यहीं से पता चल गया कि तुरंत देख करके तुरंत फोन भी करना है उसी बीच में दूसरे को हेल्प के लिए, और वो दूसरा वाला हो सकता है और तीसरे को इन्फॉर्म कर दे, तो इन्फॉर्म करना, अलर्ट करना जरूरी है दूसरे को। अच्छा, वो गया, यहाँ पर तो नहीं फिसला लेकिन हजार्ड लिख लिया, स्लिप होता, बी केयरफुली। फिर गया, जब उतारने लगा फायर एक्सटिंग्विशर को, तो पता चला उसके सही तरीके से उसके क्या था कि छिपकली थी फायर एक्सटिंग्विशर के पीछे, बायोलॉजिकल हजार्ड था। वो वहां से जंप कर गई उसके ऊपर, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर उठा के पटक दिया या पैर पे गिर गया उसके, तो एक हजार्ड ये भी था। वहां पर उतारने में बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकते हैं वहां पर, तो बी केयरफुली, हिला लीजिए पहले, अगर कुछ हो तो वहां से हट जाएंगे। फिर ग्रिपिंग को मजबूत करके उतारिएगा, ऐसा नहीं कि हल्के से उतारने लगे तो पटक दिया, पटका उसका लीवर टूट गया और पता चला वही फायर एक्सटिंग्विशर था एक। तो बी केयरफुली, जस्ट शेक द फायर एक्सटिंग्विशर एंड फर्मली ग्रिप फायर एक्सटिंग्विशर, बी केयरफुली डीहैंगर या टेक इट आउट, कायदे से पकड़ करके उतारिए। अच्छा, यहां तक तो उतार दिया, तो हजार्ड तो हमने लिख लिया, घटना नहीं घटी। फिर वहां से ले जाने में भी अगर वो जल्दी कर रहा है, तो दौड़ के जा रहा है, स्लिप हो जाए, ट्रिप हो जाए, तो अब तो भारी लोड भी साथ में है उसके साथ में, तो स्लिप ट्रिप के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पर भी केयरफुली उसको, स्लिप ट्रिप हजार्ड है यहाँ पर। फिर वहां पर ले गया जब, चलिए यहाँ पर भी नहीं हुआ तो हजार्ड तो पता चल गए। फिर वहां पर जब गया, तो जब बुझाने के लिए गया, तो वहां पर अगर बड़ी आग हो गई है तो पहले तो एक सेफ डिस्टेंस पे मेंटेन रहना चाहिए उसको, बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा कि बियॉन्ड द लिमिट जाकर के आग बुझाने लगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक सेफ डिस्टेंस पे खड़े होकर के आग बुझाएगा। बी केयरफुली दैट ही शुड नॉट बी ट्रैप्ड इन द फायर, ऐसा नहीं कि रूम के अंदर घुसता चला जा रहा है, पीछे से पता चला आग बढ़ गई है, पीछे से ब्लॉक हो गया,
तो बी केयरफुली, ट्रैप नहीं होना है, सेफ डिस्टेंस से आग को बुझाना है और बैक नहीं दिखाना है आग को। जब भी आपको हटना है पीछे तो आप आराम से बी केयरफुली देखते हुए हटेंगे आग बुझा के, जब नहीं बुझा पाए तो भी आप सेफ जोन में रहेंगे हमेशा। देन उसके बाद अगर आग बुझा लिया है आपने तो आप वहां पर थोड़ी देर वेट कर सकते हैं कि फिर से रीइग्नाइट ना हो जाए। ऐसा भी, ये भी तो हजार्ड रहेगा ना कि पता चला आपने बुझाया उसके बाद आप वहां से हट गए। फायर के बारे में आगे आप पढ़ेंगे तो फायर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जाएगा। तीन चीजें होती हैं जिससे आग लगती है ना। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए जो कि 21% पाई जाती है, सफिशिएंट अमाउंट में हीट होनी चाहिए और वहां पर फ्यूल होना चाहिए। तो तीन चीजें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन मिलकर के एक ट्रायंगल बनाती है, इसे फायर ट्रायंगल कहा जाता है। और एक भी ट्रायंगल का एक भी हिस्सा निकाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है। तो आपने वहां पर पाउडर चलाया, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग लेटर ऑन। तो फायर एक्सटिंग्विशर डीसीपी टाइप पाउडर टाइप का था, तो उसने वहां पर ऑक्सीजन की कमी करके स्मूथनिंग करके आग को बुझा दिया। लेकिन क्या हुआ, अभी भी वहां पर हीट अवेलेबल है, फ्यूल अवेलेबल है और ऑक्सीजन जैसे ही फिर मिलेगी तो रीइग्निशन के चांसेस फिर होंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर थोड़ी देर अलर्ट होकर के रुकना पड़ेगा, रीइग्नाइट ना हो जाए वहां पर, ठीक है ना। अब रीइग्नाइट भी नहीं हुआ, केयरफुली हो गया, सब ठीक हो गया, तो वो फिर वापस जाकर के सेफ जोन में जाकर के फायर एक्सटिंग्विशर को वहां पर रख देगा। अब उस फायर एक्सटिंग्विशर को उसी जगह पर टांग न दे जाकर के, बिना बताए किसी को, न पता चला वो खाली उठा करके टांग दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जब फिर आग लगी तो गए तो वहां पता चला खाली पड़ा है, उसको रिफिल ही नहीं कराया। तो ये भी एक बहुत बड़ा हजार्ड है, तो उसको केयरफुली रखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस लिखा आपने, आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिखेंगे तो लिखेंगे कि पहला स्टेप है कि फायर एक्सटिंग्विशर को पिक करना, पिक करने में बी केयरफुली, डू नॉट run so fast, be carefully walk, and before taking out the fire extinguisher, shake them properly to avoid the biological hazard, and firmly grip the fire extinguishers and carry the fire extinguishers at the scene of fire with carefully, do not rush and run, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं और दौड़ना नहीं।